Good morning students, I am Manish Gupta from Shiv Jyoti Education Group. Today we will study chapter number 4 Executive Part 2. बेटा इससे पहले वाले जो पार्ट के अंदर मैंने जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग तरह की सिस्टम हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने कल बताया था आपको, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो पिनाकल है, मेन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि यानी प्रधानमंत्री क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी पावर्स किस पोजीशन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर इस टॉपिक में आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो प्रेसिडेंट है वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, जो भी वो वर्क करेगा किसके अकॉर्डिंग करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी उसको कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका सबका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो देयरफॉर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। अब जो प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर उसका पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए हमारे यहां में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। यानी जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव है वो सारे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के क्या हैं? मेंबर हैं। तो उस बेस के ऊपर ये जरूरी हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो लोकसभा के अंदर उसको मेजॉरिटी हो। तो दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी आल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। तो ये जो लोकसभा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट है उससे उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा पावरफुल बनती है। तो यहां पे दिया एग्जाम्पल, सिंस 1989 देयर हैव बीन मैनी ओकेजन व्हेन नो पार्टी हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ये वो दौर चालू हुआ था बेटा जब कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने लगी थी, एक नए एरा की शुरुआत हुई थी। तो 1989 के अंदर जब किसी भी पार्टी को लोकसभा के अंदर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कोalition दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो अलग अलग आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये मैं बात कर रहा हूं 1989 के अंदर व्हेन वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग आइडियोलॉजी की थी उन्होंने मिलकर के गवर्नमेंट बनाई थी। और गवर्नमेंट जो साथ साथ उसके लिए जरूरी था कि लोकसभा के अंदर सपोर्ट हो, तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके फेवर के अंदर अपना सपोर्ट लिख करके दिया था और उसके बाद में गवर्नमेंट बनी थी। तो इन सच सिचुएशन ए लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर ऑफ द कोalition बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो उस पोजीशन में जब व्हेन नो पार्टी इज हैविंग द क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट और इन द लोकसभा, देन डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोला जाएगा? कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भाई कौन पर्सन प्राइम मिनिस्टर बने? तो वो पर्सन जो सभी लोगों की पसंद हो उसको वो अपना लीडर चूज कर लेते हैं और उसको क्या बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो फॉर्मली ए लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। तो जो पर्सन जिसको कि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी का सपोर्ट मिल जाता है, प्रेसिडेंट उसी को ही क्या कर देता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। यानी
प्रेसिडेंट के पास में पावर केवल क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, लेकिन उसी पर्सन को करेगा जिसको कि उसको लोकसभा के अंदर सपोर्ट हासिल है। तो द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर। अब ये प्रधानमंत्री का अपना कार्य क्षेत्र है, वर्किंग एरिया उसका जुडिक्शन है कि वो खुद डिसाइड करता है कि भाई कौन पर्सन मिनिस्टर बनेंगे। हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्टर्स, अलग अलग कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की। एक मिनिस्टर होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कि मोस्ट इनर मोस्ट रिंग कहा जाता है, जस्ट लाइक आपके होम मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, फॉरेन मिनिस्टर हुए, ये आपके कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं। अब इनका वर्किंग एरिया बहुत ज्यादा है, तो इनको असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट मिनिस्टर बना दिए जाते हैं जिसका कि नाम होता है डिप्टी मिनिस्टर। और इन सब के अलावा एक और मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो यहां पर यही कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो ये खुद डिसाइड करता है कि भाई कौन मिनिस्टर बनेंगे, और प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। अब साथ में वो किस लेवल के मिनिस्टर होंगे, कोई डिप्टी मिनिस्टर होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट लेवल का होगा या स्टेट मिनिस्टर होगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। और साथ में पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर यानी उनके कार्यों का बंटवारा भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, नॉलेज, सीनियरिटी, उसके पास वो उस चीज का काम करने का तजुर्बा है या नहीं है, उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसको किस लेवल का मिनिस्टर बनाया जाए। तो द मिनिस्टर आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। तो उस बेस के ऊपर जो मिनिस्टर्स हैं उनको रैंक डिसाइड की जाती है कि वही वो कैबिनेट लेवल का है या डिप्टी मिनिस्टर बनेगा या फिर स्टेट मिनिस्टर है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी एसेंशियल है कि प्राइम मिनिस्टर हो या अदर्स मिनिस्टर है, उनके लिए एसेंशियल है कि वो पार्लियामेंट का क्या बने, मेंबर बने। अब कई बार ऐसा होता है कि द प्राइम मिनिस्टर ने जो आपका मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं होते और उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। अपना लेटेस्ट एग्जांपल ज्यादा पुराना नहीं मिल जा रहा है, जब मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, न तो पार्लियामेंट के मिनिस्टर मेंबर ही नहीं थे। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना एसेंशियल है। अगर वो नहीं बनता है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट के अंदर भी जो मैंने पहले बताया था कि 2 हाउस है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो चाहे वो लोकसभा का मेंबर बने या राज्यसभा का मेंबर बने, उसको मेंबर बनना होगा। इससे पहले वाली कैबिनेट के अंदर अरुण जेटली का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जब एक्सपायर हो गए, वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, फिर भी ये जो उनको है जो क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, और राज्यसभा का मेंबर 6 मंथ के अंदर बनाया गया था। तो ये कई सारी पेचीदगियां होती है, उसको सॉल्यूशन देने के लिए बनाया गया है कि भाई कोई अगर पर्सन कोई सीनियर मेंबर है, उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, तो उस पर्सन को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अब आता है हमारा size of the Council of Minister. So before the 91st Amendment Act 2003, the size of the Council of Minister was determined according to the exigency of time and requirement of the situation. तो 91st अमेंडमेंट लाया गया था लोकसभा के अंदर 2003 में, और इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया कि जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की
वो समय और परिस्थितियों के अनुसार तय होती थी। 91 से पहले 2000 में। तो बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इससे क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत सारे बन जाते थे, एक जंबो मिनिस्ट्री बनती थी, मंत्रिमंडल। तो उसके अंदर बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैड ए क्लियर मेजोरिटी देयर वाज ए टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय गिविंग देम मिनिस्ट्रियल पोजीशन एज देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये पोजीशन कब आती थी कि जब किसी पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी नहीं है और उस पार्टी के मेंबर्स का रूलिंग पार्टी को सपोर्ट हासिल करना है, तो उस पार्टी को यह लालच दे दिया जाता था कि भाई आपके जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे। क्योंकि उस समय पर कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसके बारे में कोई रेस्ट्रिक्शंस था ही नहीं। तो दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट आल्सो। और ये ऐसा नहीं वहां पे ही हुआ था, हमारे प्रोविंसेस के अंदर भी ऐसा हुआ था। तो देयरफॉर एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और असेंबली इन केस ऑफ द स्टेट। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की टाइप की गवर्नमेंट की बात थी, उसके अंदर इसको अमेंडमेंट को बेटा लेकर के आया गया था। और उस अमेंडमेंट के अंदर फिक्स कर दिया कि जो आपके मेंबर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या स्टेट असेंबली के अंदर हो, उसके 15% से ज्यादा, टोटल मेंबर के 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो एक तरह से इसके ऊपर लगाम लगा दी गई कि भाई आप इस चीज का लालच दे करके दूसरी पार्टी का सपोर्ट गेन नहीं कर सकते। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो आपके लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। तो दिस प्रोविजन मीन्स दैट ए मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। तो इस प्रोविजन का मतलब क्या है कि अगर मिनिस्ट्री का लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो पूरी मिनिस्ट्री को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सहित उसको क्या देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो द प्रिंसिपल इंडिकेट दैट द मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के रूप में, संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है, यानी गवर्न करती है। तो यहां पर ये कह रहा है कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। यानी जो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी सॉलिडरिटी के ऊपर बेस्ड है। यानी कैबिनेट एक है। It implies that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of minister। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अगर किसी एक पर्सन के अगेंस्ट के अंदर भी, किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ता है। So it also indicates that if a minister does not agree with a policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign। बहुत अच्छी बात कही है इसने कि यहाँ पे कि it also indicates, ये भी बताता है कि अगर कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनाई गई है उससे एग्री नहीं करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो वो उस
पॉलिसी को एक्सेप्ट करे या फिर वो रिजाइन करे। अपना लेटेस्ट का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्रीकल्चर बिल पास किया गया, अभी हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। हरसिमरत कौर जो कि अकाली दल की लीडर थी, लीडर हैं, और एनडीए की एलाइज थी, उन्हें लगा कि यह बिल गलत है, तो उन्होंने एनडीए से, जो कि मिनिस्टर थी, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। या तो उसको एक्सेप्ट करती, और एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप रिजाइन कीजिए। तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस नीति के बारे में, जिस पॉलिसी के बारे में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, सामूहिक उत्तरदायित्व हो, उसे मानना या लागू करना सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है और उसके उनके लिए जरूरी है। अब आता है हमारा कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बेटा अलग अलग फिलोसफर्स ने प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया है। प्राइम मिनिस्टर को एक फिलोसफर ने कहा कि भाई ये तो एक सोलार सिस्टम के अंदर सन की तरह है, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर मिनिस्टर्स रिवॉल्व होते हैं। यानी उसको क्या बोला गया, पिनाकल माना गया। अब इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के अंदर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री है तो मंत्रिपरिषद है, यानी बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद एग्जिस्ट नहीं कर सकती। द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ऑथ ऑफ ऑफिस। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब बनेंगे, जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले लेता है, उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। अब यहां पर ही कह रहा है कि द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री अपने पद के ऊपर है, पद के ऊपर रहते हुए उसकी डेथ हो जाए, अब डेथ हो जाती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली उसको क्या मान लिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। बट द डिवाइस, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ ए मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स ए मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। अब दोनों का डिफरेंस है, यानी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोलैप्स हो गई। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या कोई मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से प्राइम मिनिस्टर हटा दे, तो केवल एक वैकेंसी क्रिएट होती है कि यार आप उसकी जगह के ऊपर कोई दूसरा मिनिस्टर बना सकते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन the one hand and the president as well as the parliament on the other। तो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लिंक का काम करता है, किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, और जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। तो इट इज दिस रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेड पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। यानी प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रधानमंत्री के पद को क्या बताया कि
कि ये एक मेन धुरी है प्रधानमंत्री का पास, जिसके बेस के ऊपर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वर्क करती है। इट आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposal of legislation. तो प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी बनाया गया कि भाई वह जितने भी संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानून के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे, यानी उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनके बारे में वो प्रेसिडेंट को बताए। अब जो गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके अंदर प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होता है और उसके बारे में जानकारी किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देता है। तो decision of council relating to the administration of the affairs of union and proposal of legislation, इसके बारे में जो भी है वो सबकी वह सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। जो भी पॉलिसी बन रही है उसके बारे में फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सब गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर लेता है और डिसाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी उसको भी डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करता है। तो दस द पावर वेल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसके कई सारे स्रोत हैं, कई सारे सोर्सेज है जिसके बेस के ऊपर जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की वो एक तरह से बहुत पावरफुल बनाती है। यानी क्या है, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी एक बहुत बड़ी बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखे, जिससे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मनमानी नहीं कर पाए। लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का नेता होता है मेजोरिटी पार्टी का। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जो नौकरशाही है उसको भी दिशा निर्देश इसके थ्रू ही जारी होते हैं। यानी एक तरह से जो अधिकारी जमात है उसके ऊपर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। एक्सेस टू मीडिया, मीडिया तक पहुंच, और प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन टाइम के अंदर जो है चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार सामने आता है। प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट एज वेल एज फॉरेन विजिट, जब विदेश यात्रा हो या फिर जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल समिट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सम्मेलन वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी छवि देख करके बनती है। So the however the power which the prime minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political condition. अब वैसा तो दिखाने को उसके पास में एक तरह से अनलिमिटेड पावर है, लेकिन ये पावर आखिर में किस बेस के ऊपर रन करती है। यानी जो पीएम की जो पावर है, शक्तियां हैं और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि भाई जो पॉलिटिकल कंडीशन है, किस पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बना है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन अनएक्सेसिबल व्हेनेवर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हैज सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब किसी एक पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी आ जाती है लोकसभा के अंदर, तब एक तरह से प्रधानमंत्री को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पावर्स है वो अनएक्सेसिबल हो जाती है। उसको वो अपने जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली ले लेता है। कई सारे जो कड़े कदम उठाने हैं उसको भी उठा सकता है,
जो देश हित के अंदर हो। तो हाउएवर दिस हैज नॉट बीन द केस व्हेन गवर्नमेंट हैव बीन लेड बाय कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब यहां पे बात आ रही थी कि यहां पर तो एक पार्टी की मेजोरिटी है, लेकिन ये सारी चीजें कब नहीं होती, जब गवर्नमेंट कैसी बने, खिचड़ी सरकार हो, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उस समय प्रधानमंत्री की पोजीशन अलग हो जाती है। तो मैनी ऑफ दीज गवर्नमेंट्स कुड नॉट रिमेन इन पावर ऑफ द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा। कई बार जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा के अंदर अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाती, या तो उनको हटा दिया जाता है या फिर वो वक्त से पहले रिजाइन कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि उनका सपोर्ट मेजोरिटी जो लोकसभा के अंदर होनी चाहिए वो उनको नहीं रह पाती। कोई भी छोटे मोटे दल जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो उन सबका सपोर्ट वापस ले लेती है, तो वो माइनॉरिटी उसके अंदर आ जाती है, अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो दीज डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो ये जो डेवलपमेंट है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अफेक्टेड करते हैं, यानी काम करने से रोकते हैं। अब बात आती है यानी कि भाई लिमिटेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी जो प्रधानमंत्री एक तो क्लियर मेजोरिटी से बना, जैसे लाइक अभी कहा गया था कि भाई इंडिया के अंदर 25 साल बाद में एक स्थायी सरकार आई। उससे पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, वो अपने सेल्फ डिसीजन लिया करती थी। राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो अपने सेल्फ डिसीजन लेती थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गवर्नमेंट ये भी अपने सेल्फ डिसीजन लेती है। हालांकि एनडीए की गवर्नमेंट है, अपने एलाइज को साथ लेके चलना उनकी मजबूरी है, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं है कि भाई उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए। तो लेकिन उस कंडीशन में व्हेन नो पार्टी इज हैविंग द क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड अदर पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उस समय पर प्रधानमंत्री की जो पावर्स है वो भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। वो कैसे कि इन द फर्स्ट प्लेस दीज डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन ए ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहला तो प्रेसिडेंट का रोल इंक्रीज हो जाता है, यानी वो अपनी स्वयं का इस्तेमाल अब ज्यादा करेगा। किस पर्सन को बुलाए प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसको नहीं बुलाए। सेकेंड, द कोलिशनल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज नेसेसिटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स। दूसरा, जो कोलिशन नेचर है इंडियन पॉलिटिक्स का, यानी खिचड़ी सरकार जिसको बोलते हैं इसमें उसको अंदर उसको जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, या कहने का मतलब उसके जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं उनसे उनको पॉलिसी बनाने से पहले बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, तो एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होनी चाहिए उसके अंदर इस चीज से क्या लग जाती है, सेंध लग जाती है। यानी प्राइम मिनिस्टर को अब उनके सामने झुकना पड़ता है अपने मेजोरिटी को बनाए रखने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी सपोर्ट गेन करने के लिए उनको उसके साथ में बात करनी पड़ती है। थर्डली, इट हैज आल्सो ब्रॉट रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेरियस प्रिरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर्स एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स एंड पोर्टफोलियो। तो तीसरे नंबर पे ये कहता है कि भाई इसके अंदर जो पीएम है उसके जो विशेषाधिकार है उनके ऊपर भी एक तरह से रोक लग जाती है। जैसे चूजिंग द मिनिस्टर, अब किसको मिनिस्टर बनाए, कई बार उसके अंदर जो अयोग्य व्यक्ति है लेकिन वो जीत करके आ गया, उसके पास सपोर्ट है तो उसको ही मिनिस्टर बनाना पड़ जाता है। किसको क्या रैंक दी जाए, किसको किस तरह से कार्यों का बंटवारा किया जाए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसके अंदर प्रधानमंत्री के एक तरह से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं। फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोन। अब अकेले जनरली पॉलिसी प्रोग्राम कौन बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वो भी पॉलिसी प्रोग्राम अकेले प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, अकेले डिसाइड नहीं कर सकता।
उसके अंदर भी उसको साथ किसका लेना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टनर्स को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी कम टुगेदर बोथ एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल एलाइज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ में आती हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी आपस में मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसके अंदर पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ नेगोशिएशन। जो पॉलिसी बनती है वो भी काफी विचार विमर्श के बाद बनाई जाती है। एंड कंप्राइजेज अमंग द एलाइज, उसके अंदर एलाइज को भी साथ में रखा जाता है। तो इन दिस एंटायर प्रोसेस द प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट मोर एज नेगोशिएटर देन एज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रधानमंत्री एक तरह से क्या नजर आता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के लीडर बनने की जगह किस फॉर्म में नजर आ रहा है, केवल एक नेगोशिएटर की भूमिका अदा करता है। किसके अंदर, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपनी पावर का यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। अब एट द स्टेट लेवल ए सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट थ्रू विद सम वेरिएशन। तो कुछ एक बदलावों के साथ में राज्यों की भी ठीक इस तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज दैट देयर इज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब सबसे पहला जो वेरिएशन है इसके अंदर क्या है, वहां पर तो अपना प्रेसिडेंट होता है, यहां पर गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसको प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली। तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। द गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है तो वहां पर भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कौन करेगा, गवर्नर करता है। तो हाउएवर द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द स्टेट लेवल टू, तो ये जो सिस्टम है वो स्टेट लेवल के ऊपर ही पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। अब आता है साहब हमारे, ये तो बात हो गई थी हमारे मिनिस्टर्स की। अब मिनिस्टर के अलावा भी कुछ दूसरे पर्सन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर तो मैंने कहा कि पब्लिक ने पसंद किया, बन गया, नो मैटर कि वो एडुकेटेड है या नहीं है, ये भी कोई वो नहीं कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कई बार पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के बेस के ऊपर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इनको बनाने के अंदर मिनिस्टर की कौन हेल्प करता है, तो दे आर नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसका कि नाम क्या दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जो शासन के जो हमारे कार्यकारी अंग है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री है, मिनिस्टर होते हैं, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन होता है। तो ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स who work as permanent employee of the government are assigned the task of assisting the prime minister in formulating policies and implementing these policies. तो इसके लिए क्या होता है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड ऑफिसर होते हैं, जो एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट की सरकार के अंदर, मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, किस चीज के अंदर, पॉलिसी बनाने के अंदर भी, और जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को लागू करने के अंदर भी उसकी सहायता करते हैं। तो इन ए
bureaucracy, the elected representative and the minister are in charge of government and the administration is under their control and supervision. तो लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मंत्रीगण हैं, ये क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट के, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन, और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख के अंदर ही चलता है. तो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. तो संसदीय शासन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, यानी जो लेजिस्लेचर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाए रखती है. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैन नॉट एक्ट इन वायोलेशन ऑफ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो होते हैं, वो उन पॉलिसीज को वायलेट नहीं कर सकते जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई. It is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration. अब ये रिक्वायर्ड है किसी भी मिनिस्टर के लिए कि वो प्रशासन के ऊपर भी अपना कंट्रोल बना करके रखे. तो इंडिया के अंदर एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ट्रेन्ड पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है. तो द इंडियन ब्यूरोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया. अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर यानी कौन कौन से लोग आते हैं, कौन सी सर्विसेज है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉइज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ, रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी ये सारे अधिकारी उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं. मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो वांटेड द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज. अब यहां पर बात करें भाई कि जो मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं, तो भाई नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेसी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से क्या रहे, तटस्थ रहे, इम्पार्शियल रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो फेवर ना ले. तो इसके लिए जरूरी है कि भाई वो जब कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हुए पॉलिसी ना बनाए. कई बार ये भी होता है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर आज एक पार्टी की गवर्नमेंट है, फिर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो दूसरी पार्टी को उस पार्टी की पॉलिसीज पसंद नहीं है तो वो चेंज करेगी उस पॉलिसीज को, न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहे. तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नई सरकार के प्रति जो अपनी नीति बना रही है उसे लागू उसके लिए पॉलिसी भी बनाए और उनको अडॉप्ट करने के अंदर भी उसकी मदद करें. तो जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी चाहते थे कि जो सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी है वो भी कैसे रहनी चाहिए, इम्पार्शियली रहनी चाहिए, तटस्थ रहे, निष्पक्ष रहे और मेरिट के बेस के ऊपर चूज होकर के. So the Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process of requirement of the civil servant for the government of India. तो संविधान निर्माता सिविल सेवा के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के चूज होकर के आए, उनको किसी वो नहीं हो, तो उसके लिए क्या किया गया कि जो यूपीएससी जिसको सिंपल अपन बोल देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट की का जिम्मा यानी सिविल सर्वेंट की भर्ती का जिम्मा किसको दिया गया, यूपीएससी को दिया गया. सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट आल्सो. अब यानी ये तो आपके सेंट्रल लेवल के ऊपर है. अब स्टेट लेवल के ऊपर जैसे अपन राजस्थान के अंदर अपन बात करें आरएएस ऑफिसर हो गए हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी रिक्वायरमेंट किसके थ्रू होगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी, आरपीएससी जिसको बोल देते हैं.
मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। अब जो पीएससी के मेंबर हैं फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उनके पोस्ट से उनको हटाना, उनका सस्पेंशन करना कोई आसान काम नहीं है। उनको उनकी पोस्ट से कब हटाया जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनकी इंक्वायरी चले और उनके ऊपर दोष जो लगाया गया है वो सिद्ध हो जाए आरोप, तभी उनको हटाया जा सकता है। तो वाइल इफेक्टिव एंड मेरिट आर द नॉर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी जो एफिशिएंसी है मेरिट के बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट की जाए। तो the Constitution also ensure that all sections of the society, including the weaker section, have an opportunity to be part of the public bureaucracy. तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे वो अपर सेक्शन हो, चाहे लोअर सेक्शन हो, वीकर सेक्शन हो, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई वो भी पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने। तो इस पर्पज के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर द दलित एंड आदिवासी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिसको बोलते हैं अपन, उनको भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वीमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके अलावा भी वीमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो these provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of requirement to the civil service. तो ये जो प्रावधान किया गया है किस लिए किया गया है कि भाई नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जो सोशल इनइक्वालिटीज है, सामाजिक असमानताएं हैं, वो सिविल सेवा की भर्ती के अंदर आड़े नहीं आने चाहिए। तो द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द प्लेस। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो पब्लिक तक पहुंचती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इज इंसेंटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। तो क्या माना जाता है कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आम आदमी को क्या है कि जो कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है, उनके पास पहुंचने में डर सा लगता है। तो माना जाता है कि भाई इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, जो कि लोगों की डिमांड और जो आम आदमी है उसकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती है। तो हाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन कैन बी सेंसिटाइज, कैसे पूरा करें? तो only if the democratically elected government controls the bureaucracy, some of these problems can be effectively handled. तो केवल डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती है और काफी अच्छे तरीके से कई सारी प्रॉब्लम का निपटारा भी कर सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टर्न्स द ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन। अब ये भी है कि अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाए तो ब्यूरोक्रेसी को क्या मान लिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, तो वो भी गलत है। तो दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्वायरमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग से इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई है इसकी रिक्वायरमेंट के लिए। मैनी पीपल थिंक दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। तो कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि जो ब्यूरोक्रेसी को एक इंडिपेंडेंटली तरीके से काम करने दिया जाए, या फिर अपन कह सकते हैं उनका ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसके की बेस के ऊपर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इट इज आल्सो फेल्ड दैट इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन। साथ में ये भी माना गया कि भाई ब्यूरोक्रेसी है पब्लिक के लिए वो आंसरेबल नहीं है, तो इसके लिए उसके बेस के ऊपर उनको आंसरेबल बनाया जाए जिससे पब्लिक के प्रति वो सेंसिटिव होंगे। तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट मेजर्स लाइक द राइट टू इंफॉर्मेशन मे मेक द ब्यूरोक्रेसी ए लिटिल मोर रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। तो इसके लिए एक प्रोविजन किया गया आरटीआई जिसको बोलते हैं, और आरटीआई के थ्रू आप कोई भी पर्सन उस ब्यूरोक्रेसी की इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में ले सकते हैं जिसके बेस के ऊपर ब्यूरोक्रेसी और भी ज्यादा अकाउंटेबल बनी है। सो स्टूडेंट थैंक यू, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर
अगली क्लास में।